मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। चाहे वो मीडिया से हों, चाहे वो मेरी पार्टी से बिलोंग करते हों या वो वकालत के शोबे से मुंसलिक हों, जिन्होंने मेरा भरपूर इसमें साथ दिया। ख़ुसूसी तौर पर मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी अमजद परवेज़ साहब का, जो मेरे लॉयर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह 5-6 साल मेरे मुकदमे हक़ और सच के लिए, जस्टिस के लिए जिस तरह वो खड़े रहे हैं, फ़ाइट किया उन्होंने, मैं उनके लिए उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पासपोर्ट केस में मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि खुशी है मुझे इस बात की कि मुझे अपना पासपोर्ट 3 साल के बाद वापस मिल गया। लेकिन मैं ये सवाल तो मेरे जहन में उठते हैं कि वो पासपोर्ट रखा क्यों गया 3 साल, मुझे क्यों महरूम रखा गया मेरे बुनियादी हक़ से, जो कि एक सिटीज़न ऑफ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरा हक़ था। और मैं आज कौम को ये बताना चाहती हूँ कि क्या आप ये जानते हैं, क्या मेरी कौम जानती है कि जिस केस में मेरा पासपोर्ट रखा गया 3 साल लाहौर हाई कोर्ट में, वो केस मेरे ख़िलाफ़ कभी बना ही नहीं। ये वो केस है जब मैं 2019 में जलसे कर रही थी और मियाँ नवाज़ शरीफ की रिहाई के लिए जुलूस निकाल रही थी और आवाम को मोबिलाइज़ कर रही थी। तो ये फितना, जो फॉरेन फंडेड फितना, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर था और उस वक्त ये एक पेज पे भी था। तो इसको खौफ हो गया कि अगर आवाम मेरे ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, क्योंकि जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, रात को 3-3 बजे तक वो जलसे हो रहे थे, तो फिर इनके पास मेरे ख़िलाफ़ कोई केस तो था नहीं। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मुझे अरेस्ट किया। जब मैं अपने वालिद को जेल में मिलने गई, वहाँ पर इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। 57 डेज़ इन्होंने नैब में मुझे हब्से बेजा में रखा और नैब में किसी खातून को रखने का पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, नैब को बनाया ही नहीं गया ख़वातीन के लिए। तो जब इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया तो इनको समझ नहीं आई कि इसको कहाँ रखें, क्योंकि नैब में तो जो डिटेंशन सेल्स बने हुए हैं वो मर्द हजरात के लिए बने हुए हैं और वो एक बैरक्स की तरह के हैं, वो एक ही उनके कॉरिडोर में वो होते हैं। तो फिर पकड़ तो लिया, केस भी कोई नहीं था, तो इन्होंने मुझे फिर रखा जो इनका डे केयर सेंटर है नैब के हेड ऑफिस में। वहाँ पर इन्होंने मुझे उसको खाली कराया। वहाँ पर इन्होंने मुझे 57 डेज़ हब्से बेजा में रखा। और मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि तफ्तीश मुझसे जिस बात की जाती रही वो ये होती थी कि आजकल आप पॉलो कोएलो की कौन सी किताब पढ़ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेरे घर से किताबें आती थी तो वो पढ़ते थे उस किताब में क्या लिखा है, आपके घर में जो है वो खाने का मेन्यू कौन बनाता है, पार्टी की डिसीजन मेकिंग की हायरार्की क्या है। वो जो उनके वहाँ कर जो नैब का स्टाफ था, उनके जो दिल में दिमाग में सवालात थे, वो मेरी इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल था। फिर मुझे जुडिशल कर दिया गया 57 डेज़ के बाद और मुझे कोट लखपत जेल भेज दिया गया, जहाँ पर भी मैं कुछ मेरे ख्याल है तकरीबन 1.5 महीना रही होंगी। तो कुल मिला के ये 3 महीने से ज़ायद की, बल्कि शायद 3.5 महीने से ज़ायद की कैद थी। लेकिन इस पूरे अरसे में और आज तक, उस बात को भी अब 3 साल हो गए हैं, आज तक मेरे ख़िलाफ़ वो केस रजिस्टर नहीं हो सका, नैब का वो रेफरेंस नहीं बन सका जिस रेफरेंस की आड़ में इन्होंने 3 साल मेरा पासपोर्ट रखा। बल्कि 3 साल सिर्फ पासपोर्ट नहीं रखा, 7 करोड़ रुपया भी रखवाया हुआ है। अब मैं उस केस की जो जिस उसमें रखा हुआ है, मैं उसकी क्वॉशमेंट के लिए भी इंशाल्लाह जल्दी एप्लीकेशन दायर करूँगी। बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है। मैं कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो सबसे पहले तो मैं ये सवाल करती हूँ कि ये सवाल ये नहीं है कि 3 साल बाद पासपोर्ट क्यों मिला मुझे। सवाल ये है कि नाजायज़ तौर पे 3 साल में मेरा पासपोर्ट रखा क्यों गया अपने पास। इसी तरह पनामा केस में मेरी बरियत हुई, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है।
लेकिन आप जानते हैं ना 2018 से लेकर 2022, बल्कि ये पनामा का जो मुकदमा है ये तो 2016 के आखिर में बना था। 6 साल मैं उस झूठे मुकदमे को भुगतती रही। 6 साल मेरे वालिद ने उस झूठे मुकदमे को भुगता। 150 से ज़ायद पेशियां हमने भुगती। सवाल ये नहीं है कि 6 साल बाद मुझे इंसाफ मिल गया और मैं बरीयत मेरी कैसे हो गई। सवाल ये है कि 6 साल क्यों एक झूठा मुकदमा चला, उसको चलने दिया गया। और सब उससे पहले एक और सवाल आता है कि वो 6 साल पहले वो झूठा मुकदमा बनाया ही क्यों गया। तो आज कौम के सामने जवाब है, मुझे उन बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो इंकशाफात हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। मेरी वो एप्लीकेशन जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बयानात की रोशनी में मैंने दायर की थी, 2 साल की मेहनत जिसमें कहा गया था, वो आज भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पड़ी है। तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो हुआ है, जो फाउल प्ले हुआ है, जिस तरीके से ये मुकदमात बनाए गए, क्योंकि इमरान खान के पॉलिटिकल जो एक वर्दी पॉलिटिकल अपोनेंट था, ताकतवर फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट था, उसको मैदान से उठाकर बाहर किए बगैर इमरान खान इलेक्शंस नहीं जीत सकता था। तो ये सारा खेल रचाया गया। बहरहाल ये तारीख़ का हिस्सा है और हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर वो पनामा का मुकदमा नहीं रहा और अगर ये जो झूठा पासपोर्ट जिसमें मेरा रखा हुआ था वो मुकदमा नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी एक दिन कौम के सामने पूरी हकीकत आकर रहेगी, क्योंकि ये तारीख़ का हिस्सा, इनको कोई मिटा नहीं सकता। अब इन सबूतों को कोई नहीं मिटा सकता, इन बयानात को कोई नहीं मिटा सकता। और मेरा पनामा का जो मेरा केस था, लोग कहते थे जाली ट्रस्ट डीड और ये, उस पर तो मेरे पे मुकदमा बना ही नहीं था। ये भी कौम नहीं जानती। वो झूठ बोल बोल के, वो झूठी ट्रस्ट डीड वाली टी शर्ट्स पहन पहन के, कैलिब्री क्वीन कह कह के इन्होंने एक ऐसी बात घड़ी जिसका जो ये इन्होंने केस में रखा ही नहीं। केस में मेरे ऊपर जो केस बनाया जिसमें मुझे सज़ा हुई वो अबेटमेंट में थी, और वो कि जो क्राइम हुआ है उसकी अबेटमेंट में और एड करने के लिए मुझे एडर और अबेटर कहा गया और उस पर मुझे सज़ा हुई। कैलिब्री पर नहीं हुई, ट्रस्ट डीड पर नहीं हुई। ट्रस्ट डीड तो उठाकर अदालत ने फेंक दी बाहर। उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट डीड एक बहन और भाई के दरमियान है, इसमें किसी का क्या नुकसान होता है। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और ये साबित करने की कोशिश में 6 साल गुजर गए। एक कागज़ का टुकड़ा ये नहीं पेश कर सके अदालत में जिसमें ये कहा गया हो कि ये है कागज़ का टुकड़ा जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब इन प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। और वो जो मेरे दादा का कारोबार था 1930 से चलता हुआ, उसको ये कन्वीनियंटली माइनस कर गए। मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं। वो मेरे दादा की खड़ी की हुई एम्पायर थी जिसको कन्वीनियंटली उस पर आंखें बंद कर ली। वो दादा से अगर पोतों को मिला या पोतियों को मिला या उनकी फैमिली को मिला तो वो तो बात कन्वीनियंटली खा गए। जजेस मेरे सामने ये बात बार बार नैब से कहते रहे कि कोई सबूत है तो दे दें, कोई एक कागज़ का टुकड़ा दे दें जो ये साबित करता हो कि ये प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ की हैं और मरियम ने एड और अबेट किया उनको। कभी जब वो सवाल पूछते थे, कभी नैब को कोरोना हो जाता था, कभी नैब को डेंगू हो जाता था, कभी नैब का वकील बदल जाता था। और फिर मैंने जब ये बरीयत हो गई तो मैंने पीटीआई के रहनुमाओं को ये कहते सुना कि क्योंकि अब नैब जो है इस हुकूमत के ताबे है, तो जो प्रोसिक्यूटर लगाया गया उसने मुकदमा नहीं लड़ा। तो ये मैं कौम के लिए बता दूं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके नॉलेज के लिए, कि मेरे मुकदमे में आखिर तक वही 2 वकला, वही 2 प्रोसिक्यूटर्स रहे जिनने मेरा मुकदमा बनाया था। जिस दिन मेरी बरीयत हुई, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी दिन वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब वही प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू कर रहे थे जिन्होंने जज बशीर की अदालत में 8 महीने मेरा मुकदमा लड़ा मेरे खिलाफ। और एक और बात मैं आज क्लैरिफाई कर दूं, मैंने अपने वकील को ये हदायत दी थी कि मुझे नैब की नई अमेंडमेंट्स का फ़ायदा नहीं उठाना। तो ये मैं पूरी कौम को आज ये बता देना चाहती हूँ। इस पे डिटेल प्रेशर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं डिटेल फैसला आने के बाद पनामा का उसके ऊपर मैं प्रेशर करूँगी। अभी मैं नहीं करूँगी। फिर मैं बताऊँगी कि इस केस में क्या क्या हुआ और किस तरह से फाउल प्ले हुआ, किस तरह से साजिश हुई।
सारे केस के एक एक हकायक जिन पर मैंने आज तक बात नहीं की और चुप का रोज़ा रखा, वो मैं कौम के सामने लेकर आऊँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो अमेंडेड लॉ है नैब का, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, ना मैंने वो अवेल की हैं, ना उसके तहत मुझे रिलीफ मिला है। मुझे नैब के पुराने कानून के तहत मेरिट पे रिलीफ मिला है, क्योंकि मेरे खिलाफ केस साबित नहीं हो सका और उस झूठे केस में मैंने सज़ा भुगती 4 महीने। जब अडयाला में जब मेरी वालदा वहाँ बीमार थी और मैं अपने वालिद के साथ आई थी, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कि आप इसको एनआरओ कहें। एनआरओ ये होता है कि झूठा मुकदमा जिसकी आज सरे बाजार जो रुस्वा हो गया, सरे बाजार जिसकी हकीकत आज कौम के सामने आ गई, आपकी इतनी हिम्मत के बजाय उस पर आप माफ़ी मांगे जाकर कि मैंने एक ख़ातून से ज़्यादती की, मैंने नवाज शरीफ साहब से ज़्यादती की, या भले आपके अंदर इतनी इखलाकी ज़रूरत नहीं है कि आप माफ़ी मांगे, तो आप जायनमाज बिछाएं बनी गाला में और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि मैं बेगुनाहों के साथ मैंने साजिश की, उनको सज़ा दिलवाई, सिर्फ इसलिए कि मुझे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना था, क्योंकि अगर वो मैदान में रहते तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। एनआरओ इसको कहते हैं कि माँ वहाँ मर रही हो और बाप और बेटी हाथ पकड़ कर आकर एक झूठे मुकदमे में, जिसकी हर तरफ से गवाही आ रही थी, तब भी आ रही थी, किसको याद नहीं है कि वो इस तरह से एक सहाफ़ी ने जो नायब अदालत से वो यूं मुंह छुपाकर एक साहब निकल रहे थे जिन दिनों हमारा मुकदमा चल रहा था, आप लोगों को याद है या नहीं याद? शौकत अजीज़ साहब की गवाही किसको याद नहीं है? अरशद मलिक की गवाही किसको याद नहीं है? तो कभी माफ़ी मांगी गई और उसके ऊपर से आपकी इतनी जुर्रत कि आप इसको एनआरओ कहें? एनआरओ ये होता है? एनआरओ ये होता है कि नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत के बाद सबूत आए, अरशद मलिक की वीडियो आ जाए, सबूत में वो कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल करके सज़ा दी गई, और वो आज तक बाहर बैठे। ये एनआरओ होता है? एनआरओ ये होता है कि आप क्या नाम है जो नैब के पिछले सरबराह थे, जस्टिस जावेद इकबाल, आप उनको उनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करें और उनसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लें। क्या एनआरओ इसको कहते हैं? एनआरओ इसको कहते हैं कि मरियम नवाज पे कोई केस ना बनता हो और वो अब जलसे और जुलूस कर रही हो और आप डर जाएं, आप खौफ में मुब्तला हो जाएं और आप उसको बगैर किसी केस के उठाकर उस अंदर कर दें, नैब में डाल दें, हब्से बेजा में रखें? क्या एनआरओ इसको कहते हैं? और वहाँ से आप उठा के उसको कोट लखपत के डेथ सेल में फेंक दें, जहाँ पर एक चारपाई रखी हो और बाथरूम और कमरे में दीवार ना हो, एनआरओ उसको कहते हैं? आप कहते हैं डार साहब एनआरओ के बाद आए। मैं तो ये सवाल पूछती हूँ कि वापस आना तो था ना, जुल्म ने एक दिन मिटना था, ये हमेशा के लिए नहीं होता। जो जुल्म है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। डार साहब को इस मुल्क से जाना क्यों पड़ा? वापस आना तो बाद की बात है, पहले बताएं। और आपके मुंह पे कुदरत का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है कि जिस डार साहब को आपने फाउल प्ले करके निकलवाया, आज वो आपका दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर है। और डार साहब से तकलीफ जो है ना, वो एनआरओ की नहीं है, डार साहब के वापस आने की भी तकलीफ नहीं है। डार साहब से इनकी जो अब मीटिंग्स बनी गाला में हो रही है ना, इनके अपने लोगों ने मुझे बताया कि उन मीटिंग्स में अब बात ये होती है कि डार साहब वापस आ गए तो डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी के साइंस दिखा रही है, ऊपर जा रही है, डीजल और पेट्रोल की पहली बार कीमतें इस तरह से कम हुई हैं। और डार साहब क्योंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत दफ़ा मुल्क को मुआशी बहरानों से निकाल चुके हैं, ऐसे मुआशी बहरानों से भी उन्होंने निकाला है जब उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती थी। तो तकलीफ़ इनको असल में ये है, जो इनकी गुफ्तगू है आपस की, वो ये है कि अब डार साहब वापस आ गए हैं, इकॉनमी की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं, और इकॉनमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा? असल में तकलीफ़ ये है डार साहब से। तो पहले तो इस बात का जवाब दो ना कि तुमने अपने सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाए क्यों? और आज अल्लाह ताला का फजल है, मैंने पहले भी ये कहा था कि झूठ को एक ना एक दिन मिटना होता है, बातिल को मिटना होता है, हक को आना होता है। आज जब तुम्हारा भयानक चेहरा नज़र आ रहा है, कभी तुम बशीर मेमन साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर कहो मरियम को गिरफ्तार करो, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, और वो कहे भाई मैं क्यों करूं,
कोई केस हो तो करूँ ना, मुझे नहीं पता, तुम जैसे मर्जी करो। और उसके बाद कभी आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करके कहें, अब वो बेचारी तैयबा गुल जो है वो अपनी वीडियो लेकर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास गई और उसने कहा कि आपका जो नैब का चेयरमैन है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसको भी 1 महीना हब्से बेजा में रख लिया। उससे वो वीडियो ले ली कि हाँ मैं एक्शन लेता हूँ, और बाद में पता चला कि वो वीडियो दिखाकर वो जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करते रहे। ये तो इसके एहतसाब की असल हकीकत है। शर्म नहीं आती इस इंसान को कि आज भी माफ़ी मांगने की बजाय एनआरओ की रट लगा के बैठा है। मैं बताती हूँ तुम्हें एनआरओ क्या होता है। एनआरओ पता है क्या होता है? एनआरओ होता है जब तुमने अपने घर की बनी गाला, जिसका नाम मनी गाला है, उसकी रेगुलराइजेशन के लिए तुमने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और उस पर भी तुम्हारे साकिब और निसार ने तुम्हें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। सादिक वो सदाकत और अमानत की दास्तानें फिर पूरी दुनिया ने सुनी। एनआरओ उसको कहते हैं कि जब तुम्हें जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली, तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस ख़त्म करा दिए। बल्कि जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादले किए वो किए ही इसलिए क्योंकि तुम फराह गोगी के केसेस पे पर्दा डालना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि फराह गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन वो पीरनी पिंकी थी और तुम थे। उसके सब फुटप्रिंट जो हैं वो जाते थे बनी गाला की तरफ। और जिसने कहा कि तुम्हारी नापियां एस्टैब्लिशमेंट चेंज करती है और वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको तुमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। उसके बेटे को भी कल लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, जिस कोर्ट के पास इतने बड़े बड़े एफआईआई के पास सबूत है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके हक में कल फैसला आता है। इसको कहते हैं एनआरओ। तुम्हारे खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस हैं, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में तमाम बिठा लें आप हुक्मरान, किसी के खिलाफ मिला के इतना कोई केस नहीं होगा जो इसके खिलाफ है। फॉरेन फंडिंग में मुजरिम ये साबित हुआ, तोशा खाना में मुजरिम ये साबित हुआ, फराह गोगी केस में मुजरिम ये साबित हुआ। और आप ये देखें एनआरओ फराह गोगी को कैसे मिला, उसको रातों रात जहाज में बिठा के फरार करा दिया। एनआरओ उसको कहते हैं जो अलीमा बाजी को मिला है, जिसने इकरार किया है कि उसने गुनाह किया है, लेकिन उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। एनआरओ इसको कहते हैं। और फिर तुमने कल कहा कि कल मैं इंटरव्यू, मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि हमारे माशरे में ये फितना, फॉरेन फंडेड फितना क्या कह रहा है कि हमारे माशरे में ख़वातीन का एक बड़ा ख़ास मकाम होता है, उनकी बड़ी इज़्ज़त होती है, और अगर मरियम खातून ना होती तो जेल में होती। तो जब मरियम जेल में थी, तुमने डाला था झूठे मुकदमे, तब मरियम खातून नहीं थी। तुम तो ख़वातीन के इज़्ज़त के मामले में बात करने के भी काबिल नहीं हो। तुम्हारा इतना बुरा ख़वातीन के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरी जो अपब्रिंगिंग है, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं इमरान पे पर्सनल अटैक करूँ। लेकिन किस से छुपी हुई है वो बात जो ख़वातीन के मामले में, उनकी इज़्ज़त के मामले में इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मरियम नवाज़ तब भी एक खातून थी जब तुमने मरियम नवाज़ को अडयाला जेल में फेंका बाप के साथ। मरियम नवाज़ तब भी एक खातून थी जब तुमने उसको नैब में हब्से बेजा में रखा। मरियम नवाज़ तब भी खातून थी जब तुमने उसको कोट लखपत जेल में उसके जलसों से डरकर तुमने डेथ सेल में फेंका, सजाए मौत की चक्की में रखा। मरियम नवाज़ तब भी खातून थी जब उसको तुमने 6 साल तुमने अदालतों में धक्के खाने पर मजबूर किया। उस वक्त मरियम नवाज़ खातून नहीं थी। और जब मरियम नवाज़ ने अपने हक में कभी खातून कार्ड नहीं खेला, औरत कार्ड नहीं खेला, विक्टिम कार्ड नहीं खेला, तो तुम ये खातून की रट ना लगाओ। जब मरियम नवाज़ ने खातून होने का कोई बेनिफिट नहीं लिया, तुमने तो कभी जेल की शक्ल नहीं देखी, दीवारें फैलान के भाग जाते हो। और तुमने सच्चे केसेस में भी तुम्हें आज तक कानून का सामना नहीं करना पड़ा। तो मरियम नवाज़ ने तो अल्लाह के फजलो करम से जिस हिम्मत के साथ तुम्हारे इंतकाम का मुकाबला किया, तुम तो बात करने के काबिल नहीं।
जब मैंने अपने खिलाफ औरत कार्ड अपने हक में नहीं खेला तो खबरदार तुमने औरत होने का कोई नाम भी लिया तो। और फिर जब तुमने मुझे मेरे बाप के सामने गिरफ्तार किया, खवातीन के साथ इस तरह करते हैं। उस वक्त मैं खातून नहीं थी, या खातून सिर्फ वही है जो बनी गाला में छुप के बैठी हुई है? वो हीरों की अंगूठियां लेकर भी आज, हीरों के सेट लेकर भी आज अपने घर के कंफर्ट में है। मैं तो 6 साल से सड़कों पे हूँ, लेकिन कुदरत का अपना टाइमिंग भी होती है, कुदरत का अपना तरीका होता है सच्चाई को सामने लाने का। और जिस तरह इंसान आजमाइश से गुजर कर जब सुरखरू होता है, उस बात का मज़ा ही और है। मैं तो कुदरत की, अल्लाह ताला की शुक्रगुजार भी हूँ और हैरान भी हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं आज भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलती। जो मेरी ट्रेनिंग मेरे मुखालिफिन ने पिछले 6 साल में कराई है, मैं खुद भी, मेरा पूरी फैमिली पार्टी मिलके मेरी ये ट्रेनिंग कराती तो कभी नहीं हो सकती थी। जो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, जो बुराई के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, इंतकाम के ख़िलाफ़, जालसाजी के ख़िलाफ़ खड़े होने का अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया, मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं एक फ़र्क मरियम नवाज़ हूँ। तो इसका शुक्रिया मुखालिफिन का भी बनता है, इस फितना खान का भी बनता है। तुम्हारी तरह बनी गाला में छुप के या गिरफ्तारी के खौफ से हिफाजती ज़मानतें नहीं कराती फिरती थी मैं। तब भी मैं खातून थी। जब मुझे नैब ने बुलाया तो मैंने नैब की, परवेज़ रशीद साहब और मरियम मेरे साथ थे, मैंने नैब के पत्थर भी खाए, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी पे फायरिंग हुई, उसकी स्क्रीन टूट गई। तब भी मैं खातून थी। खातून के साथ ये सलूक किया जाता है तो खातून का तो नाम भी तुम ना लो। मुझे पता है कि तुम खवातीन की कितनी इज्जत करते हो। तुमने जिस तरह तुमने, चले ये तो सियासी हो गया ना, तुम जिस तरह फ्रस्ट्रेशन में मेरे ख़िलाफ़ जुमले कसते हो स्टेज पे खड़े होकर जलसों में। ये किसने कहा था कि मरियम मेरा इतनी बार नाम लेती है कि उसका कहीं हस्बैंड ना नाराज़ हो जाए? ये घटिया जुमलेबाजी किसने की थी? चले मरियम नवाज़ को छोड़ दें, वो आपकी पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आपको डर लगता है उससे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आजकल उनकी सारी तकारीर मेरे ख़िलाफ़ होती हैं, तो मुझे पता है कि उनको वो क्या सोच रहे हैं। तो ये जो ऑनरेबल जज ज़ेबा के बारे में गुफ्तगू की थी इस फितना ने, वो क्या था? ललकारा जलसे में खड़े होकर कहा कि तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? नहीं छोड़ेंगे, आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। जज ज़ेबा नाम भी लिया और उनको कल उसके अंदर माफ़ी मिल गई। तो बात यह है कि अतर मिनल्ला साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, एहतराम करती हूँ एज अ जज भी। तो उन्होंने माफ़ी दे दी, बड़े दिल का मुजाहरा किया, दरगुजर का मुजाहरा किया। लेकिन मैं अदलिया से बड़े अदब से ये कहना चाहती हूँ कि ये फ़राख दिली का मुजाहरा जो है ना, इस किस्म के शैतानी जहन के इंसान के साथ नहीं किया जाता। अगर आप इस किस्म के इंसान को माफ़ करेंगे, जिसका काम ही यही है कि पहले जलसों में खड़े होकर बदतमीज़ी करो, जुमले कसो, इल्ज़ाम लगाओ, भले बाद में वो इल्ज़ाम का धड़न तख्ता हो जाए, लेकिन वो बहुत सालों से यही करता आ रहा है। और जब कानून के शिकंजे में गर्दन फंसती हुई नज़र आए तो जाके माफ़ी मांग लो। और आपका क्या ख्याल है कि जब वो जज ज़ेबा से माफ़ी मांगने गए थे तो वो इसलिए माफ़ी मांगने गए थे कि उनको लगा था उनसे गलती हुई है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें। वो जज ज़ेबा साहिबा से माफ़ी मांगने इसलिए गए थे कि उनको पता था कि अगर मैंने ये माफ़ी नहीं मांगी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो ये माफ़ी उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मांगी। और जज ज़ेबा साहिबा की जो तौहीन हुई है, उसकी कभी माफ़ी देने से पहले जज ज़ेबा साहिबा से पूछा कि इसको माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपको अंदाज़ा है कि ऐसे शख्स को जब माफ़ी मिलती है तो आप किस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं पाकिस्तान में? फिर अब किसके मुंह पे फ़िल्टर लगा होगा? कोई भी जलसे में खड़ा होकर उठ के किसी खातून को गाली दे, डराए, धमकाए, झूठा इल्ज़ाम लगाए, बुली करे और उसके बाद जाके माफ़ी मांग आएगा, फिर सबको माफ़ी देनी पड़ेगी।
फिर तलाल चौधरी साहब को जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी माफ़ी देनी पड़ेगी। फिर जो दानियाल अजीज़ साहब है उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनको भी माफ़ी देनी पड़ेगी। फिर निहाल हाशमी साहब को भी माफ़ी देनी पड़ेगी और उनको माफ़ी मिलनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सियासी लोग हैं। इस शैतान को आपने माफ़ी दी तो इसका मतलब है कि आइंदा ये यही करेगा। वो और ज़्यादा एम्बोल्डन हुआ है आज, उसको पता है कि जो चाहे कर लो, बाद में जाके माफ़ी मांग लो। और देखें, एक और मेरी नज़र से वीडियो गुजरी, ये ARY को वो एंकर हैं शायद मारिया मेमन, उनको इंटरव्यू दे रहे थे और आप ये अंदाज़ा लगाएं इस शख्स का, मैं अब मुझे वो अल्फाज नहीं मिलते, आप अंदाज़ा लगाएं। कहता वो, उसने कहा वो साइफ़र कहाँ है, कॉपी जो साइफ़र की, वो तो मैं गुम हो गई मुझसे। अंदाज़ा लगाएं आप, साइफ़र गुम हो गया मुझसे। वो साइफ़र कोई वो हीरे की अंगूठी के लेन देन का तो वो रिकॉर्ड नहीं थे ना जो तुमने गुम कर दिया, तो कोई बात नहीं। या वो साइफ़र उस जो तुमने डॉलर्स लिए हैं फॉरेन फंडिंग केस में, तो ये वो तो नहीं था ना, ये पाकिस्तान की अमानत थी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख़ में कितने साइफ़र्स आए होंगे पाकिस्तान को, लाखों आए होंगे। आज तक कोई साइफ़र गायब हुआ है कहीं? वो साइफ़र, बात ये नहीं है कि वो साइफ़र कहाँ गया, गायब हो गया, उसकी कॉपी वहाँ पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई। इल्ज़ाम ये नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि आपने एक रियासत की दस्तावेज़ को आपने गायब किया, वो भी इल्ज़ाम है। और ये मैं नहीं कह रही कि वो गुम गया, मैं नहीं कह रही है, ये इमरान खान, फितना खान खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो मुझसे गुम हो गई। इल्ज़ाम जो संगीन नौयत का इल्ज़ाम है वो ये नहीं, वो इससे भी ज़्यादा संगीन है, उसका गुम होना भी संगीन है, लेकिन उससे ज़्यादा संगीन बात यह है कि आपने जालसाजी की उस साइफ़र के अंदर, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग तब्दील किए, आपने ज़ीरो जिसमें कोई साजिश का ना जिक्र था ना साजिश का कोई अता पता था, आपने उसके ऊपर साजिश बिल्ड कर दी। ये होता है जब आप एक खिलंडरे को, तलंगे को लाकर आप बिठा देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कि खेलो 22 करोड़ की तकदीर से। और आप जानते हैं कि अब फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, अब जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफ़र भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफ़र के साथ क्या होगा, इसके मिनट्स तब्दील करके इसको साजिश बना दिया जाएगा। और फिर आपने उस झूठे साइफ़र की बुनियाद पर, उस टैंपरिंग की बुनियाद पर, उस फोर्जरी की बुनियाद पर आपने पार्लियामेंट तोड़ दी और रोना धोना शुरू कर दिया। जब आप झूठ बोलते हैं, साजिश घड़ते हैं, तो ये तो फिर होना था ना, आपने रोना था, क्योंकि झूठ की शेल्फ लाइफ नहीं होती। और उस पे आपकी इतनी हिम्मत कि आपने टैक्सला के जलसे में खड़े होकर जो बातें आपने की, जिस किस्म के रकीक हमले आपने इंस्टीट्यूशंस पे किए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको अभी कुछ वीडियोस दिखाती हूँ और आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। लगाएं जी वीडियो। आवाज़ ऊंचा करें प्लीज़, प्लीज़ आवाज़ ऊंची करें, इसको रीप्ले करें, ये गोल्डन अल्फाज है, ज़रा रीप्ले करें प्लीज़। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथ अभी कराची में मदद की, जब वो बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट
डेमोक्रेसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। अगला लगाएं जरा। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। जो इन चोरों को रोक सकते थे, जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, क्या आप कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, कौन नहीं माफ करेगी? फैसला क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इंतजार को मारने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मईशत तबाह कर दी, लोगों का महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर उठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उम्मीदवारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को, और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो सावधान आ गया। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हल्कों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो डीलर कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। जिसका पूरा करियर डील्स के ऊपर चलता हो, जालसाजी पर चलता हो, खुफिया मुलाकातों पर चलता हो, वो शख्स ये आज इसहाक डार पे इल्ज़ाम लगा रहा है। उस पर मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन आपने पहली 2 वीडियोस देखी जिसमें ये फितना जो है ये तारीफ़ कर रहा है, अफवाज पाकिस्तान की, जनरल बाजवा की तारीफ़ कर रहा है। और आखिरी वीडियो आपने देखी है परसों टैक्सला के जलसे की वीडियो है। तो इन 2 वीडियोस में क्या फ़र्क है? उसमें इक़्तिदार और कुर्सी का फ़र्क है। जब इक़्तिदार में थे तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे, आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत अच्छी थी, अफवाज पाकिस्तान भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हर चीज़ में इनकी मदद करते थे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में इनको सपोर्ट किया, तो वो बहुत अच्छे थे। और अब ओनली 6 months अपार्ट आज की गुफ्तगू सुन लें जो टैक्सला के जलसे में किए। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि अब ना इक़्तिदार रहा ना कुर्सी रही। फ़र्क ये है कि एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख़ का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज़ को गाली बना दिया, उसको इल्ज़ाम बना दिया। क्यों बनाया? न्यूट्रल लफ्ज़ को जो आपका आइन कहता है, जो आपका कानून कहता है, आपने उसको गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज़ बदलने से इनकार हो गया। आपकी बैसाखियाँ जिस पे आप 4 साल खड़े रहे, 2011 में जो बैसाखियाँ आपको मिली वो आपसे ले ली गई, क्योंकि आप उन बैसाखियों के भी अहल नहीं थे। आप इतने नाअहल और नालायक शख्स थे कि बैसाखियाँ भी आपको खड़ा नहीं कर सकी। भाई इतनी आपको, अगर आप हर रोज़ कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूँ, तो अगर इतनी मकबूलियत पे आपको अपनी मकबूलियत पे आपको इन्हिसार है, तो क्यों बार बार न्यूट्रल से फरियादें कर रहे हैं? क्यों बार बार उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने हल्फ से पीछे हटें और आके आपकी मदद करें? ये स्टेटमेंट्स नहीं है, ये दुहाइयाँ हैं जो वो दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते मेरी आंख बन जाएं, मेरे नाक बन जाएं, मेरे हाथ बन जाएं, जैसे कि 2018 के इलेक्शंस में वो बने थे। ये एक ही शख्स की गुफ्तगू है, ये दो अशखास की गुफ्तगू नहीं है, ये 2 लोगों की गुफ्तगू नहीं है, ये एक ही शख्स की गुफ्तगू है जिसका नाम इमरान खान है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब तारीफ़ें थी
तो वो इक़्तिदार में था, जब अटैक्स कर रहा है तो वो इक़्तिदार से बाहर आ गया है। ये है इस शख्स की हकीकत। आज इसको इक़्तिदार में वापस डाल दें तो ये तारीफ़ें करनी शुरू कर देगा। आप इसकी नैपीज़ बदलना शुरू करें तो ये तारीफ़ें करनी शुरू कर देगा। आप इसके मुखालिफिन को उठा उठा के कंटेनर्स में बंद करें, उनके ऊपर झूठी मुकदमे बनाएं, उनको इंतखाबी मैदान से बाहर करें तो ये तारीफ़ें शुरू कर देगा। आप इनके नाक बन जाएं, आंख बन जाएं, हाथ बन जाएं, उस हाथों से लोगों को मारें, इसके मुखालिफिन को मारें और ये इसके लिए मैदान खाली करें तो ये आपकी तारीफ़ें करेगा। और वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है, जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीज़ी शुरू कर देता है। और आप ये देखें कि तनकीद अगर जायज़ हो, किसी दायरे में हो, तमीज़ के दायरे में हो, इशू बेस्ड हो, तो मुझे उस तनकीद से इख्तलाफ नहीं है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि वो क्या तालीम दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम इन चौकीदारों को छोड़ दोगे, क्या तुम इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दोगे। मतलब वो चौकीदार जो हैं, अगर वो वतन की जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत छोड़ के वो बनी गाला की हिफाजत करना शुरू कर दे तो फिर चौकीदार ठीक है। बनी गाला में हीरों की हिफाजत करना शुरू कर दें। इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आपने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो वाइफ है पिंकी पीरनी साहिबा जो है, बतौर प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में उन्होंने जाके कहा था कि वो हीरों के हार रिश्वत में ले रही है, तो आपने उनको वहां से निकाल दिया। और जब आपको NRO नहीं मिलता तो आप इस तरह से रोना धोना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी शुरू कर देते हैं। और आप तालीम क्या दे रहे हैं? वही जो आपने PTI के लोगों को, अब मरियम औरंगजेब के साथ जो लंदन में हुआ, क्या आप लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जो सिपाही अपनी जानें कुर्बान करते हैं सियाचिन बॉर्डर्स पे खड़े होकर, आज भी जो जंग है, इसकी जो दहशतगर्दी की जो जंग है, उसमें आज भी जवान भी अपनी जानें दे रहे हैं, ऑफिसर्स भी अपनी जानें दे रहे हैं। और इक़्तिदार में आप ये बातें करते हैं, इक़्तिदार से जब आप बाहर आते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसमें आपके जनरल से लेकर नीचे छोटे सिपाही तक शहीद हो जाते हैं। आपने उनको भी तज़हीक का निशाना बनाया। आपने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाए, अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो। ये तो कोई मुल्क का बदतरीन दुश्मन नहीं करेगा। और आज आपको इक़्तिदार नहीं मिलता तो आप इंस्टीट्यूशंस को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ECP में क्योंकि आपकी चोरी पकड़ ली और वो चोरी इतनी बड़ी थी कि वो नहीं छुपा सकते थे उसको, आपको रंगे हाथों पकड़ा। जो 7 साल आप जिस निज़ाम पर सांप बन के बैठे रहे, जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ECP के थ्रू, और आपके नाक कान और आंखों ने ECP के, आपने फॉरेन फंडिंग का मुकदमा दबा के रखा। कभी ना कभी उसने सामने आना था ना। जब वो सामने आया तो इतनी ग्लेरिंग चीज़ें आवाम के सामने आई कि आपने करोड़ों रुपया जो बाहर के ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक हैं, उनसे लिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और वही आपने किया। तो जब तक फॉरेन फंडिंग का मामला रफा दफा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, तब तक ECP का चेयरमैन, जिसको आपने खुद लगाया, वो बहुत अच्छा था, वो एक बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर था। जब उसने आपकी चोरी पकड़ ली, जब उसने आपको रंगे हाथों पकड़ा, आपका चेहरा आवाम को दिखाया, तो वो बुरा हो गया, वो करप्ट हो गया। तो आपको मेरा ख्याल है कि वो वाले न्यूट्रल्स चाहिए जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेके देते, जो आपके मेंबर्स को मजबूर करते कि वो इमरान को ही वोट दें, जो जब सेनेट में इलेक्शन हो या कहीं और भी इलेक्शन हो या वोटिंग हो, वो पकड़ पकड़ के आपके मेंबर्स को और मुखालिफिन के ओपोनेंट्स को लेकर आएँ और कहें कि वोट डालो ज़बरदस्ती। आप किस बात के लिए रो रहे हैं? जो तुम्हारे मुकदमात पर, तुम्हारे जराइम पर, तुम्हारे कसूर पर पर्दा डाले, वो ऑनेस्ट है, वो ठीक है। और जो तुम्हें रंगे हाथों पकड़े, तुम्हें एक्सपोज करे, वो करप्ट भी है, वो गलत भी है, उसके गिरबान को भी पकड़ना है। तो मुझे इस बात का शदीद अफसोस हुआ है कि आप सोचें, जब इसने जो बदतमीज़ी की है टैक्सला के जलसे में, जहाँ इसने कहा है कि क्या आप उन चौकीदारों को माफ़ कर देंगे, मेरी बहनें माफ़ कर देंगी, तो वो जो सियाचिन में खड़ा सुन रहा है,
जब उस तक ये बात पहुंचेगी, जो सरहदों की हिफाजत पे मेरे भाई और बेटे खड़े हैं, जब उन तक ये बात पहुंचेगी तो उनको क्या पैगाम मिलेगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? हर चीज़ को आपने अपनी घटिया सियासत की नज़र करना है तो आपको शर्म आनी चाहिए। इशू पे बात करें, हम सब सुनेंगे, लेकिन ये रोना धोना जो है ना कि मुझे मेरी नैपीज़ क्यों नहीं बदल रहे, मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, मेरे क्रचेस क्यों नहीं बन रहे, मेरी बैसाखियाँ क्यों नहीं बन रहे, मुझे इक़्तिदार क्यों नहीं लेके दे रहे, इक़्तिदार कोई लॉलीपॉप है जो उठा के आपके हाथ में दे देंगे?